ये है सिंगापुर, दुनिया का चौथा अमीर तरीन कंट्री, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। साउथ ईस्ट एशिया का फाइनेंशियल हब और दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री। सिंगापुर के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड, हेल्दी और प्रोडक्टिव माने जाते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पीछे चल के जाएं तो 1965 में जब मलेशिया ने सिंगापुर को खुद से अलग किया तो उस वक्त सिंगापुर की 80% आबादी शदीद गुर्बत का शिकार थी। तकरीबन 70% लोग गरीब बस्तियों में रहते थे और बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि लोग चंद पैसों के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार होते थे। और ऐसा लगता था कि यही गरीबी, वायलेंस और करप्शन अब सिंगापुर का मुकद्दर है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? कैसे ये छोटा सा आइलैंड आज इतना अमीर और रहने के लिए दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री बन गया है? दोस्तों, 19th सेंचुरी में एक बहुत ही ताकतवर कंपनी थी जिसकी अपनी फौज थी और पूरी दुनिया की 20% आबादी उसकी जमीन पर रहती थी। उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी पूरी दुनिया से समंदर के जरिए ट्रेड करती थी और यहाँ से वो अपना सारा प्रॉफिट कमाती थी। बेसिकली वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने पूरे इंडिया को कॉन्कर किया था। खैर, उस जमाने में इस कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल माल था चाइनीज टी, और ये टी खरीदने के लिए ब्रिटिश कंपनी को बहुत सारा ओपियम बेचना पड़ता था। वो ओपियम जो नॉर्दर्न इंडिया में उगती थी। इस कंपनी का सारा ट्रेड इस छोटी सी जगह से गुजरता था जिसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहा जाता है। इस पतले से हिस्से पर आपको एक वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वो जरूर से देखिएगा। कुछ ही सालों में ये कॉरिडोर इस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रूट बन गया, जिससे इसका 50% रेवेन्यू आना शुरू हो गया। लेकिन इस सारे रूट को सेफ बनाने के लिए यहाँ पर इस कंपनी का अपना सी पोर्ट होना बहुत जरूरी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यही मकसद पूरा करने के लिए सर थॉमस रैफल्स ने उस छोटे से आइलैंड पर एक पोर्ट बनाया जिसे आगे चलकर दुनिया सिंगापुर के नाम से जानने वाली थी। एक और जबरदस्त चीज ये की गई कि उस पोर्ट को फ्री पोर्ट बना दिया गया, मतलब यहाँ किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था। अपनी जबरदस्त लोकेशन और टैक्स फ्री पॉलिसी की वजह से ये बंदरगाह बहुत जल्द दुनिया के तमाम ट्रेडर्स की नजर में आ गए। अब हर वक्त यहाँ पर हजारों शिप्स आना शुरू हो गई और चाइना से लेकर इंडिया और यूरोप तमाम समुद्री जहाज इस पोर्ट से होकर गुजरने लगे। 1867 में ये आइलैंड ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन चुका था। इस छोटे से आइलैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। मतलब दूसरी ही तरफ हुकूमती कंट्रोल ना होने की वजह से सिंगापुर ओपियम, प्रोस्टिट्यूशन और जुए का अड्डा बन गई थी। इसी दौरान 1941 के दौरान जापान ने सिंगापुर पर हमला कर दिया और 1945 तक साउथ ईस्ट एशिया का ये जियो एक तबाहशुदा खंडर का मंजर पेश करता था। ब्रिटेन ने इस सारे अरसे में सिंगापुर की कोई खासी मदद भी नहीं की और लोकल्स में इन सब के नतीजे में ब्रिटेन के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई। इसी दौरान वो आदमी सामने आया जो सिंगापुर की तकदीर बदलने वाला था। उसका नाम था ली कियान यू। ली प्रोफेशन के हिसाब से एक लॉयर थे जिसने 1955 में पीपल एक्शन पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और इसी साल होने वाले लोकल इलेक्शंस में चंद सीट्स भी हासिल कर ली। लेकिन बहुत जल्द ही वो लोगों में काफी मशहूर हो गया और फिर 1950 में वो मलया का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। उस वक्त मलेशिया और सिंगापुर एक ही कंट्री हुआ करते थे जिससे मलया कहा जाता था। ली के प्राइम मिनिस्टर बनने के सिर्फ 3 ही साल बाद मलेशिया सिंगापुर से अलहदा हो गया। इस सेपरेशन की वजह से वही एथनिक और रिलीजियस ग्राउंड्स थे जिनकी वजह से सब कॉन्टिनेंट्स 1947 में डिवाइड हो गए थे। इस बंटवारे के बाद ली की मुश्किलात बहुत बढ़ गई। उसके सामने एक ऐसी कौम थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जो गरीबी में डूबे हुए थे, जिनके पास करने को कोई काम नहीं था, रहने को घर नहीं थे। ली अपने कौम को एक दलदल से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही सख्ती क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। सबसे पहले ली की गवर्नमेंट ने सोशल अनरेस्ट को खत्म करने के लिए फ्री स्पीच को बैन किया। प्रोटेस्ट करने, वायलेंस करने और ड्रग्स यूज करने वालों के खिलाफ सख्त सजाएं दी गई। जो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता उस पर केस कर दिया जाता।
हत्ता के चिंगम फेंकने वालों को भी पब्लिकली सजाएं दी जाती। सुनने में तो ये काफी सख्ती लग रही थी, मगर हैरानकुन तौर पर इस सब के जबरदस्त रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। पॉलिटिकल टेंशन कम होना शुरू हो गई। ली का भी यही ख्याल था कि जब तक लोगों को खुशहाली मिलेगी उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होगी। लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। सिंगापुर का उस वक्त सबसे बड़ा इकोनॉमी मसला था हाउसिंग, यानी रहने के लिए घरों का ना होना। सिंगापुर के 70% लोग कच्ची आबादियों में रहते थे। ली ने एक कंट्रोवर्शियल लॉ किया जिसके मुताबिक गवर्नमेंट किसी भी जमीन को सस्ते दाम में खरीद सकती थी। इस सस्ती जमीन को खरीदकर गवर्नमेंट ने सस्ते घर बनाना शुरू कर दिए। लोग इन सस्ते घरों को खरीद सकें, इसके लिए एक रूल पास किया गया जिसमें हर किसी की सैलरी में से 25% काटकर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स में सेव किया जाता है और 25% गवर्नमेंट अपने पास से देती थी। और इसी तरह ये 50% सेविंग हर बंदे की जमा पूंजी होती थी और लोगों ने कुछ ही टाइम में घर खरीदना शुरू कर दिया। आज 80% सिंगापुर के लोग उन्हीं घरों में रहते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए थे। हाउसिंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला था जॉब्स। सिंगापुर के पास ना कोई नेचुरल रिसोर्स था और ना ही कोई पड़ोसी मुल्क उससे ट्रेड करना चाहता था। ली ये समझ चुका था कि जॉब क्रिएट्स करने का एक ही तरीका है कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए। इसी को देखते हुए टैक्सेस लो कर दिए गए और रेगुलेशंस तकरीबन ख़त्म कर दी गई। बल्कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि बाहर से आने वाली किसी भी कंपनी से पहले 10 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और फॉरेन कंपनीज सिंगापुर में आना शुरू हो गई और कुछ ही टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी हेड ऑफ ऑफिसेज सिंगापुर में खोलने लग पड़ी। सिर्फ 10 सालों में सिंगापुर में अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो गई और ग्रोथ 13% तक पहुंच गई। दूसरी ही तरफ सरकार दफ्तरों में करप्शन खत्म करने के लिए सख्त लॉज इंट्रोड्यूस करवाने लगी। करप्शन के जुर्म में फांसी की सजाएं दी गई और दूसरी ही तरफ सरकारी अफसरों की सैलरीज 10 गुना बढ़ा दी गई। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ऑफिसर्स की इतनी सैलरी नहीं होती थी जितनी सिंगापुर में है और इसी का नतीजा ये हुआ कि सिंगापुर पूरी दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री है और इसीलिए इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट ज्यादा होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे आसानी से इन्वेस्टमेंट करती है। इसी के अलावा ली ये जानता था कि उसका सबसे कीमती रिसोर्स है ह्यूमन कैपिटल और उसी को डेवलप करने के लिए उसने टेक्निकल स्कूल्स बनाए और फॉरेन कंपनीज को बड़ी कीमत अदा की कि वो सिंगापुर आकर लोकल लोगों को ट्रेन करें। इसके नतीजे में सिंगापुर की वर्कफोर्स दुनिया की सबसे मेहनती वर्कफोर्स बन गई। आज की डेट में सिंगापुर दुनिया का 3rd बिगेस्ट पेट्रोलियम ट्रेडिंग कंपनी बन चुका है। सिंगापुर अब दुनिया का अमीर तरीन कंट्रीज में शुमार होता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीपोर्ट सिंगापुर के पास है। इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ फैसिलिटीज जैसी केसेस मिलते हैं। सिंगापुर की तरक्की असल में एक लीडर की अपनी कौम से शदीद मोहब्बत और लॉयल्टी का नतीजा है। ली की पॉलिसीज शायद दुनिया की नज़र में परफेक्ट ना हो, लेकिन वो सिंगापुर के लिए परफेक्ट ज़रूर थी। दूसरी तरफ ये खित्ता है जो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल होने के बावजूद भी आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कईयों साल पीछे है और न जाने कब तक ये ऐसे ही भटकता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।